ठीक है। हमने बच्चे लास्ट टाइम पे क्या बात करी थी, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के थ्रू होते हुए हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम लास्ट टाइम डिस्कस किया था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम किसके ऊपर बेस्ड था? क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे, जिसके अंदर हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और साथ में हमारे पास जो था स्कॉन्डियर स्क्रॉडिंगर जो भी वेव इक्वेशन थी उसके बेसिस पे हमें कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल पता चला था, है ना। ऑर्बिट से हटके हम ऑर्बिटल पे आ गए थे। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करी थी, जिसको हमने क्या नाम दिया था? क्वांटम नंबर्स, है ना। हमने क्या मतलब टॉपिक के अंदर ही क्वांटम नंबर्स थे। मैंने तुम्हें क्वांटम नंबर्स के बारे में क्या बताया था? क्वांटम नंबर्स बेसिकली हमारे पास क्या थे? एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड, जिसके अंदर सारी डिटेल्स हैं, सब कुछ लेखा देखा होगा, सारा कुछ सब कुछ उसके बारे में डिटेल्स होंगी। और जैसा आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल्स होती हैं वो घर के अंदर सेम मेंबर, मतलब एक अगर जो मान लो भाई भाई हैं तो भी उनके दोनों आधार कार्ड सेम नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, और कुछ नहीं होगा तो बायोमेट्रिक्स तो डिफरेंट रहेंगे ही रहेंगे। सिमिलरली अगर किसी भी हम एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द सेम फोर क्वांटम नंबर्स। इसमें किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। तो इसी से होते हुए हमने चार तरह के क्वांटम नंबर्स पढ़े थे। पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि मेन शेल बता रहा था। नेक्स्ट था हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसके अंदर जो सब शेल बता रहा था। फिर हमारा थर्ड आया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, जो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहा था किसी शेल के अंदर। और फिर आया था हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की, उसके बारे में बात कर रहा था। क्लियर है ये? अब हम इन्हीं से होते हुए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये भी हमने वैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। दुनिया में कभी ऐसे कोई दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे एक ही एटम के अंदर जिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम होगी, कुछ ना कुछ अलग होगा ही होगा। इसी वजह से जब मैं लास्ट टाइम तुम्हें ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग करके दिखा रहा था तो उनमें एक ऐसे और एक ऐसे बना रहा था, क्योंकि इससे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट हो रहा था इससे। ये बात ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद होते हुए हमने लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ी सी बात करी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, आज फिर से हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक उसी पे बेस्ड रहेगा। उससे पहले कुछ एक दो टॉपिक्स हैं, उनको कवर करते हुए फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचेंगे। हमारे पास पहले है बच्चा रेडियल वेव फंक्शन। देखो रेडियल वेव फंक्शन क्या था हमारे पास? हमने लास्ट टाइम टॉपिक में जब स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बात करी तो वहां पे ये त्रिशूल जैसा सा सिंबल था कुछ जाय। अब ये जो जाय था इसके बारे में हमने क्या बात करी थी कि इंडिविजुअली जाय इतना कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जाय स्क्वायर हमें क्या दे रहा था? जाय स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। उसके बारे में बात कर रहे थे। अब इसी के बेसिस पे, इसी रेडियल वेव फंक्शन के जाय के बेसिस पे हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे। जैसे the shapes of orbitals can be obtained from the variation of wave function xi as a function of r, that is distance from the nucleus। r क्या होता है? रेडियस। रेडियस क्या होता है बच्चा? न्यूक्लियस से जितनी दूर है इलेक्ट्रॉन, अगर कितने डिस्टेंस पे है तो वही हमारा ऑर्बिट होता था। अब हम उसे ऑर्बिटल कह रहे हैं, और उसी डिस्टेंस को न्यूक्लियस से जितनी दूर डिस्टेंस होगा वो हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिटल आ गया। तो वो जो r है उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या है? इट इज कॉल्ड द रेडियल डिपेंडेंस और रेडियल वेव फंक्शन। जो शेप ऑफ ऑर्बिट है वो रेडियस के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगा, दैट इज रेडियल डिपेंडेंस फंक्शन। यहां पे अगर तुम फर्स्ट के लिए देखोगे, यहां ग्राफ दिख रहा है बच्चा। इस ग्राफ के अंदर हमारे पास जो बन रहा है जाय और आर इन नैनोमीटर, जाय और नैनोमीटर्स में, मतलब जो रेडियस है उसके बीच में जब हमने रिलेशन बनाया तो देखो ग्राफ कैसा बन रहा है, इस टाइप का। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये तो इनवर्स रिलेशन रिप्रेजेंट करता है कि जितना रेडियस कम है उतनी जाय की वैल्यू ज्यादा है, जितना रेडियस बढ़ता गया उतनी जाय की वैल्यू रिड्यूस होती है। इसका मतलब यही हुआ n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, और इसका नाम क्या हुआ? 1s ऑर्बिटल। किसी को इसमें परेशानी? ये 1s ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था, समझ में आ गया था सबको? बाकी जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा भी थोड़ी देर में वापस से इस कंसेप्ट को भी हम रिपीट करेंगे, डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए।
तो अभी समझ में आया ये किसका आया है बच्चे, ये इस शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस शेप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे जाई की वैल्यू, रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। डन है। फिर हमारे पास आता है जाई का 2 के लिए। 2 क्या है हमारे पास यहाँ पे, अगर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2p आ गया है ना, 2s आएगा और 2p आएगा, ऐसे ही चलेगा। तो 1 के साथ सिर्फ 1s आया था, 2 के साथ 2s और 2p आएगा, पता है ना ये वाली बातें। तो इसके अंदर जब हमारे पास देखो ये 1s बीच का है, उसके बाद जब 2s आता है तो 2s का रेडियल वेव फंक्शन इस तरीके से क्या करेगा, देखो जब हमारा इसका ग्राफ बन रहा है 2s का, तो 2s का बन रहा है इस टाइप का। यहाँ पे आते आते एक सर्टेन पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, नोड। अब ये नोड क्या होता है, नोड बेसिकली एक ऐसा स्पेस है, ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 है। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक अलग ढंग से मिलने की पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेगा। ये ग्राफ तुम्हें सिर्फ पता होने चाहिए, बहुत रेयर सिचुएशन होगा कि तुमसे पूछा जाएगा। जैसे 2p का जो ग्राफ होता है वो जाई के साथ इस टाइप का बनता है। ये वेव फंक्शन जाई विद द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, हमारे पास ये ग्राफ है। ठीक है, इसमें असली समझने वाली चीज क्या है, 1s का शेप ऐसा है, 2s का ऐसा है, और इन्हीं का अगर मैं जाई स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाता हूँ, और ये वाले ग्राफ ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि प्रैक्टिकली ये ज्यादा जस्टिफाई करते हैं। जैसा हमने पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इंडिविजुअली जाई कुछ ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखता, लेकिन जाई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू देता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम जाई स्क्वायर के साथ ग्राफ बना रहे हैं। तो जाई स्क्वायर के साथ जब मैंने पहला 1s का ग्राफ बनाया है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन भी रिड्यूस होती जा रही है। न्यूक्लियस के जितने क्लोज हो उतना इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा है, जितना दूर होते जाओगे उतना इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कम होती जाएगी। किसी को दिक्कत? सिमिलरली यहाँ पे अगर जो देखोगे तो ये यहाँ पे जाई के बाद ये किसके साथ है बच्चा, 2s के साथ हम बना रहे हैं। वो किसके साथ था, 1s के साथ। तो 2s के साथ जैसे जैसे रेडियस बढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पे आकर आ गई 0, इसको हम क्या कहेंगे, नॉड। और उसके बाद फिर से बढ़ी और फिर कम हो गई। अब ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। यहाँ ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, इसमें मैंने a, मतलब ये क्या है, ये न्यूक्लियस वाला पॉइंट आ गया 0, फिर आ गया a पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, फिर आ गया हमारा b पॉइंट जो बिल्कुल बीचों बीच है, और एक फिर c पॉइंट जो थोड़ा सा बाहर आकर आ गया। तो जहां पर येलो कलर ज्यादा है वहां पर मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा है। और जहां पे सिर्फ व्हाइट कलर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है या नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो उस पॉइंट को, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, नॉड। नॉड का कंसेप्ट समझ में आ गया। सेम ऐसा ही हमारे पास बनता है बच्चे 2p के साथ। 2p के साथ क्या, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है, अब देखो जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है, इसमें थोड़ा उल्टा हो गया। 2s में क्या था, रेडियस के साथ प्रोबेबिलिटी घट रही थी, यहाँ जैसे जैसे रेडियस बढ़ा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर गई। अब ऐसा क्यों हुआ, तो याद है लास्ट टाइम हमने विजुअलाइज किए थे ऑर्बिटल्स को, है ना, हमने ऑर्बिटल्स का शेप विजुअलाइज किया था। तो वहां जब हमने विजुअलाइज किया था तो हमारे पास एक चीज देखी थी कि ऐसे करके बुलेन शेप में बन रहा था 2p, बन रहा था कि नहीं। तो अगर ऐसा बन रहा तो जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है कि नहीं, एरिया ज्यादा डेंस होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है इधर को। तो इसी वजह से विद द इंक्रीज इन रेडियस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज हायर। और फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटीज कम होती जाएंगी। तो ग्राफ समझ में आया तुम्हें, है ना, रेडियल वेव फंक्शन या जो जाई स्क्वायर के साथ जो हमारे पास ग्राफ बनेगा। डन है। अब इन्हीं के शेप जो हमने लास्ट टाइम विजुअलाइज किए थे, समझे थे, ये आइडिया है सबको। एस हमारा स्फेरिकल शेप रहेगा, पी हमारे डम्बल शेप रहते हैं, और 3 तरह के होते हैं डम्बल शेप, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीनों एक्सेस के अलॉन्ग रहेंगे। कंबाइन करके हमने ऐसा ऐसा देखा था, फिर से तो नहीं दिखाने की जरूरत, सबको पता ही, याद है लास्ट लेक्चर अपना। डी ऑर्बिटल के जो 5 ऑर्बिटल्स देखे थे, और एफ के अंदर हमने जो 7 नोटिस किए थे, है ना, ये हम सारा कर चुके थे। अब यहाँ पर एक चीज आती है बच्चों, नोड्स एंड नोडल प्लेन। अभी मैं तब से बात कर रहा हूँ नोड्स नोड्स नोड्स। नोड्स का मतलब क्या, नोड्स बेसिकली वो स्पेस है, वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, 0। नोडल प्लेन क्या है, नोडल प्लेन भी एक ऐसा प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटीज ना हो, है ना, तो वो प्लेन में आ जाएगा। अब देखो साथ साथ में नोड्स एंड नोडल प्लेन। नोड्स एंड नोडल प्लेन में हमारे पास क्या रहता है, देखो बच्चों एक मिनट,
The place or the point where the radial wave function passes through zero are called nodes or radial nodes. The space or the point where the probability of finding the electron is minimum or zero, उसको हम क्या कहेंगे? Nodes. In case of np and nd orbitals, np and nd, p और d के लिए, the probability density functions are zero at the plane s passing through the nucleus origin. These are called angular nodes. ये बात समझ में आई है? एंगुलर नॉड्स क्या है बेटा हमारे पास? जब np और nd की हम बात करें स्पेसिफिकली, तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है आर जीरो एट द प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस और ओरिजिन, न्यूक्लियस या ओरिजिन के पास से जो प्लेन पास करेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? एंगुलर नॉड्स होते हैं. टोटल नंबर ऑफ नॉड्स फॉर्मूला लिखो बच्चे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको लिखो. फिर ये इसके अंदर ध्यान से देखो. अब एक बार मैं एक ये जो है ये प्लेन दिख रहा है, ये कहाँ जा रहा है? देखो अब इसको समझना, विजुलाइज करना मेरे साथ. ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे दिख रहा है हमें, तो ये जो अगर मैं बीचों बीच एक प्लेन बना देता हूँ तो उस प्लेन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, हर बार इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर से निकल जाता है यहाँ से. तो इस प्लेन में तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लाई करेगा, तो उस प्लेन को हम क्या कह रहे हैं बच्चे? नोडल प्लेन्स. समझ में आई है? तो नोडल प्लेन्स और हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है. अब टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होते हैं? क्योंकि पेपर क्वेश्चन में आएगा कि नंबर ऑफ नोड्स निकालो, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला होता है n-1. n हमें पता है क्या है, वो जो अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था. टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स क्या होता है? l भी अपने को पता है क्या होता है, एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. तो टोटल और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या है? n-l-1. तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, l से l कट के टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकल आते हैं. क्लियर है? ये ध्यान रखना कि रेडियल नोड्स क्या रहेंगे? n-l-1. और हमारे पास एंगुलर नोड्स क्या रहेंगे? l. किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है, लिख लिया बच्चे सबने? चलो इसके बाद आता है हमारे पास n+l रूल. एक बार पहले ऊपर वाले फॉर्मूलाज लिखो, मैं बताता हूँ. एक मिनट लिख लिए? डन है. अब हमने यहाँ तक लिख लिया बच्चा, ये फॉर्मूलाज पता चल गए. अब देखो बेसिक से फॉर्मूला थे, वैल्यू निकालना आ जाएगा. अब हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, n+l रूल. मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? आगे जाके तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, मैं एक बार स्टाइल मार के दिखाता हूँ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. अब ये इतना ही नहीं है, इसके आगे इतनी और जाएगी. मेन है ये रट्टा कैसे मारे. ये रटना नहीं है, जिसको n+l रूल आता होगा वो खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है. कोई जुगाड़ नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं, सिर्फ n+l रूल लगा के तुम जितनी भी लंबी चौड़ी 118 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो. ठीक है? हाँ जी, ये अभी शुरू होना है, इसीलिए मैंने बताया था. लास्ट टाइम जो मैंने बताया था, अभी मैंने छोटे इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक मतलब छोटे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर बहुत कम था उनके लिए बताया था. तो वो तो 1s 2s में ही निपट गया था सब कुछ. याद करो तो कार्बन से ऊपर मैंने बताया नहीं था अभी. लेकिन वो n+l रूल क्यों आएगा अब पता चलता जाएगा, रीजन समझ में आएगा. पहले एक बार n+l लिख लो साथ में. देखो n+l रूल ने क्या कहा है, और इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी दिख जाएगा अभी. n+l रूल है बेटा, the lower value of n+l for the orbital, the lower is its energy. क्या बोला है? जिसकी जितनी n+l की वैल्यू छोटी, जिसकी जितनी n+l की वैल्यू छोटी उतनी उसकी एनर्जी कम. ठीक है? लोअर द वैल्यू ऑफ n+l, लोअर इज इट्स एनर्जी. सीधी. उसके बाद है if for two orbitals value n+l से l is same. कभी किसी ऑर्बिटल में ऐसा होगा कि n+l की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो the one with the lower value of n will have the lower energy. अगर कभी ऐसा हो जाता है कि किसी में n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो उन ऑर्बिटल्स के अंदर जिस ऑर्बिटल के n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम मानी जाएगी. सिंपल बात समझ में आई है? n+l रूल ने क्या कहा है कि जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसकी उतनी ही एनर्जी कम होगी. लेकिन किसी सिचुएशन में अगर दो ऑर्बिटल्स आ गए हैं जिनकी n+l की वैल्यू सेम है तो उस केस के अंदर जिसका n छोटा उसकी एनर्जी छोटी. सिंपल रूल है. अब इसके बाद आता है अवबो प्रिंसिपल. स्टार बनाएंगे और साथ में ये लिखेंगे. अभी एक बार पहले ये लिखो, फिर मैं नीचे वाला बताता हूँ. अवबो प्रिंसिपल क्या है? अवबो को कैसे याद रखो? अव भरो.
आवभरो ये साइंटिस्ट का नाम है। मैं कैसे याद दिला रहा हूँ? आवभरो, आवभरो क्या? इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स के अंदर। आवभरो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स के अंदर। वो देखो मांग नहीं भरवा रहे हैं जो इतना शर्मा रहा है ना, और सारे जज्बात फूट के मुंह पे आ रहे हैं, ब्लश कर रहे हैं। आओ भरो, ऐसा क्यों गलत समझोगे भाई? अपने जज्बात केमिस्ट्री पे रखो ना, तुम लव केमिस्ट्री में चले जा रहे हो। सुनो, ओ बाबूजी ध्यान दो, बस इधर ध्यान दो। आओ प्रिंसिपल क्या है? बस बेटा आओ प्रिंसिपल है AUFBAU, AUFBAU। आवबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चा? इट स्टेट्स दैट, देखो जरा मैंने क्यों बोला इसका नाम हमने आओ भरो क्यों रखा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करने के तरीके को समझाएगा। इन्होंने क्या कहा था? इट स्टेट्स दैट, आवबाउ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट in the ground state of atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energies. In the ground state, orbitals are filled with the किस तरीके से बोला? are filled in order of their increasing energies। मतलब हमेशा पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे जिसकी एनर्जी कम है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाएंगे। इंक्रीजिंग मतलब पहले कम वाले ऑर्बिटल में, फिर ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा वाले में, फिर सबसे ज्यादा वाले में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। सबसे पहले किस ऑर्बिटल के अंदर फिल होंगे? जिसकी एनर्जी सबसे कम है। फिर उसके बाद विद द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आगे आगे चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे अलग अलग ऑर्बिट में। डन है? अब यहां पर N+L रूल में एक बार हल्का सा बता रहा हूं, और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। ठीक है, देखो N+L रूल का मतलब क्या है? जब मैं N+L रूल, मैं आवबाउ प्रिंसिपल के बाद वापस N+ पे क्यों आए वो भी पता चलेगा। आवबाउ प्रिंसिपल ने क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट फिल्ड इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। एक तरह से ये बोला, पहले कम एनर्जी वाले में भरे जाएंगे, फिर ज्यादा वाले में। अब एनर्जी कौन बताएगा किसकी कम है? N+L रूल। N+L का मतलब क्या था? जिन किसी की N और L की वैल्यू कम है उसकी उतनी एनर्जी कम है। अब सबसे पहले मान लो n की वैल्यू 1 है। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0। तो 0 का मतलब क्या होता है? s ऑर्बिटल। मतलब क्या हुआ? 1s हुआ कि नहीं? N+L 1+0 वैल्यू क्या आई? 1। 1 से नीचे कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे लोवेस्ट एनर्जी। इसीलिए सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे किस में भरे जाएंगे? 1s के अंदर। और 1s के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं? मैग्नेटिक वैल्यू कितनी है? 0 ही है, मतलब सिर्फ एक ऑर्बिटल है। डन है? तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? सिर्फ 2, सिर्फ 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं हम? 2। डन, इसमें कोई परेशानी। अब n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर देता हूं, 2 पुट करने से क्या होगा? l क्या आएगा? 0 और 1 आएगा कि नहीं? l यही आएगा ना, l क्या आएगा? 0 और 1। तो 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, तो क्या आएगा ये? 2s और 2p। आया कि नहीं? हाँ जी नीलाक्ष भाई साहब, 2s और 2p समझ में आया? अब 2s और जो 2p आया है, s के लिए जब हमारा 0 था तो 0 के लिए कितने ऑर्बिट आया था? 1। मैग्नेटिक वैल्यू 1 आती है। 1 के लिए मैग्नेटिक वैल्यू क्या आएगी? -1 0 और +1 3। तो इसमें 3 ऑर्बिटल बनेंगे। p के केस में px py pz बनते हैं कि नहीं? 3 ऑर्बिटल। तो अब 2s और 2p, 1s के बाद क्या आएगा बच्चा? 2s और 2p। अब मुझे कैसे पता 2p पहले आएगा या 2s पहले आएगा? इसमें n की वैल्यू है 2, l की वैल्यू है 0, 2 + 0 कितना आया? 2। आया कि नहीं? इसमें n की वैल्यू है 2, p की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 2 + 1 कितना आया? 3 आया। तो पहले 1 वाले की, फिर 2 वाले की, और फिर 3 वाले की वैल्यू डल रही है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s 2s और 2p समझ में आया? पक्का? अब 2p के बाद अगर मैं मान लो n की वैल्यू 3 डालता हूं, n की वैल्यू 3 डालूंगा तो l की वैल्यू क्या आएगी? 0 1 और 2, है ना? ऐसे ही आएगा बच्चा। तो s p d 3s 3p और 3d आएगा कि नहीं? किसी को दिक्कत? अब 3s का मतलब एक ऑर्बिटल। क्यों? 3s का मतलब हमारे पास, जब मैं लिखूंगा, देखो अब मैं यहां लिख रहा हूं बच्चा 3s, 3 + 0 कितनी वैल्यू आई? 3। अब यहां समझने वाली बात है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। मैं किसको पहले लिखूं? जब N+L की वैल्यू सेम आ जाती है
तो उस ऑर्बिटल को मतलब प्रेफरेंस पे रखेंगे, प्रायोरिटी पे रखेंगे जिसके n की वैल्यू छोटी है। तो 2p के केस में n 2 था, 3p के केस में n 3 था, तो जिसकी n की वैल्यू छोटी उसको पहले रख लिया। अगर किसी केस में n प्लस एल की वैल्यू, जैसे इनमें 3 3 आ रही है, तो जिसके n की वैल्यू छोटी होगी उसे पहले रखा जाएगा। डन है, पक्का बच्चा। अब 3s के बाद क्या आएगा, 3p, 3p की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस 1 दैट इज 4, फिर आएगा 3d। अब 3d के अंदर क्या आएगा, 3 प्लस d के लिए 2, कितना आ गया बच्चा, 5। डन। अभी यहाँ रुकते हैं, अभी एक एक्सेप्शन दिखेगा यहाँ थोड़ा सा। अब n की वैल्यू 4 डाल के देखो, जब मैं n की वैल्यू 4 डाल रहा हूं तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 और 3, 4s 4p 4d और 4f। अब यानी कि इसके बाद क्या आना चाहिए, 4s 4p और फिर 4d और 4f। अब 4s के लिए देखना जरा, n की वैल्यू कितनी है बेटा, 4, s की वैल्यू कितनी है, 0, 4 प्लस 0 तो 4 होता है, 5 से छोटी वैल्यू आई कि नहीं, तो इसका मतलब 4s 3d से पहले आएगा। किसी को दिक्कत, लॉजिक समझ में आया कि 4s पहले क्यों आया, क्योंकि n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंगली 4s का एनर्जी लेवल 3d से छोटा होता है। डन है। और यहां तक आते आते पता है, अभी सिर्फ 3d तक आते आते हम कितने एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, 30 तक, जिंक तक। जो पहले 30 एटम्स हैं उनके सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतने में आ जाएगी। एक एक करके लिखना सिखाता हूँ। पहले एक काम करो, ये n प्लस एल रूल जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है, अगर चाहो तो एक बार लिख लो, दिख रहा है ये जो मैंने लिख के दिखाया हुआ, तुम भी एक बार ये अपने हिसाब से बना लो, सो दैट तुम्हें ये 4s 4p 4d ये किससे पहले कैसे आ रहे हैं उसका कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार ये नोट डाउन करो, अपने आप बना लो। ठीक है, जो भी मतलब, और ये ध्यान रखो, मतलब कभी अगर जो जैसे ऑनलाइन में भी अगर ये वीडियो कभी भी देखो, रिवाइज भी करो, तो ये n प्लस एल रूल एक बार लिख लिया करो, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रैमिंग नहीं बनेगी, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फटाफट से लिखो एक बार, अपने आप लिखो, कॉपी नहीं करना, जहां हिंट की जरूरत पड़ेगी बस वहां देखना। देखो लिख लिया सबने, पता चल गया कि किस तरीके से लिख रहे थे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी शुरू करते हैं। पहले उससे पहले ना, ये देखो, ये एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी और काफी सारी बुक्स इस तरीके से याद करने के लिए बोलती हैं तुम्हें, रटने के लिए। मैं इसको प्रेफर नहीं करता, इसलिए मेरा मानना है कि n प्लस एल रूल लगा के हम सीधा बना ही लेंगे तो रटेंगे। इसमें बोला क्या जाता है, अगर किसी को बहुत ही ज्यादा माड़ी हालत है कि हम नहीं भाई हम समझेंगे नहीं, हम तो रटेंगे, तो लिख लेना। उसमें क्या लिखा है, 1 से लेके 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s तक लिख लिया। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 p के लिए लिख लिया, फिर 3d 4d 5d 6d 4f और 5f लिख लिया ऐसे। और क्या करो, ऊपर से शुरू हो जाओ, ऊपर से जैसे जैसे शुरू हो गए, देखो ये एरो हेड आती हुई दिख रही है, ऊपर से आई और ऐसे चली गई, फिर 1s से फिर 2s 2s से फिर 2p, फिर 3s 3p 3p से होते हुए क्या आना चाहिए, 3p से 4s 4s के बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s 5s के बाद फिर हमारे पास 4d 5p 6p, और इस तरीके से ये पूरा एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। वो दिख रहा है ऐसे सांप बनता हुआ, पता चल रहा है। हाँ जी, f के बाद होता ही नहीं है बेटा हमारे पास। मैंने याद करो, जब पिछली बार भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले जब क्वांटम नंबर्स बताए थे, मैंने क्या कहा था, वो नाम है बस, ऐसा नहीं है कि होंगे नहीं, इन फ्यूचर हो जाए पता नहीं है। अभी 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, तो 118 तो 4f तक गुजारा हो जाता है हमारा। जब हम 5f है, मतलब लास्ट अपना 4f नहीं है 5f भी है, तो 5f हमारा आखिरी होगा जिसके अंदर हम लेंथनॉइड एक्टोनॉइड सीरीज कहते हैं इन्हें, 4f 5f को, और सारे 118 एलिमेंट इनके अंदर पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इससे बीच में आते हैं, बट ओवरऑल मिला के सारे में लास्ट आते आते तो ध्यान से देखो ना, p के अंदर आके खत्म हो रहा है, तो 7p आते आते सब खत्म हो चुका होगा। जो लास्ट हमारे पास जो उसमें आता है ना अपना ये नोबल गैसेस के अंदर आखिरी वाला जो बनेगा 118 वाला, वो p के अंदर लास्ट आ जाएगा। डन है, चलो। और इसी को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना चाहे एक बार के लिए, ये लिख लो। ये अपना जो याद है, मैं हर बार भगवान के नाम के 2 पेज छोड़ने को कहता हूँ नोटबुक के अंदर शुरू में, कि जहाँ पे कुछ नया पता चलेगा, कुछ ऐसा जो तुम्हें लगता है ये तो बहुत ही रेलिवेंट और आता ही होना चाहिए, और जितनी बार नोटबुक खोलें दिख जाए तो और अच्छा है, वहाँ ये लिख लो। ये मेन पेज पे भी लिख लो और यहाँ भी। तो देखो, जिसने ये लिख लिया याद करने के लिए,
मैं एक तरीका बता रहा हूँ वापस से, वही n+l रूल समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो 1s के अंदर 1s में 1+0 है ना, यही होता है ना। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, l की वैल्यू क्या थी बेटा, 0 1 2 3 s p d f, ऐसे ही था। अब पहले वाले में देखो, जब हम फर्स्ट वाले की बात करें, n की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0, 1+0 1, 2+0 2, 2+1 3, 3+0 3, लेकिन इसमें n छोटा था पहले आ गया। 3p, 3+1 4, 4+0 4, लेकिन 3 छोटा था पहले आ गया। और ये जो ऊपर पावर्स में चल रहे हैं 2 2 6, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सर्टेन ऑर्बिटल। हमें पता है इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, तो 2 3 6 आ गए। d के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 10। f के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 14। तो मैंने वो टोटल मिला जुला के सारे लिख दिए। अब यहां तक हम तुमने लिख ही लिया था 4s2 3d तक। अब देखो 4p के लिए, अगर देखो 4 और p के लिए आ गया 1, 4+1 कितना आया, 5, 5s के लिए भी 5 आया, 5+0, लेकिन सिंस 4 है 5 से छोटा है तो पहले आ गया। प्रिंसिपल वैल्यू जिसकी छोटी, n+l रूल में, उसको पहली प्रायोरिटी। अब 4p के बाद आएगा क्या, 5s, समझ में आया, 5s के बाद आ गया 4d। अब होना क्या चाहिए था, अगर मैं इन जनरल तुम्हें समझाऊं, होना क्या चाहिए था, ऐसा होना चाहिए भाई, पहला 1 है तो 1s वाला भर दो, 1s के बाद फिर 2s और 2p भर दो, फिर 3s 3p और 3d भर दो, फिर 4s 4p 4d और 4f भर दो। ऐसा ऐसा सीधा सीधा चलना चाहिए था, है ना। लेकिन वो बीच बीच में दूसरे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जो 4s है वो 3d से कम एनर्जी पोजेस करता है। समझ में आई ये बात, हाँ, वो एनर्जी लेवल की वजह से। तो जहां पे एनर्जी लेवल जिसका पहले आता जाएगा वो बीच बीच में एडजस्ट होता जाता है, उसी के बेसिस पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डन है, ये लिख ली। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करना सीखते हैं, कैसे कैसे होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रही है बच्चा, हम कर क्या रहे हैं। अब हमारे पास आता है, ये क्या समझाया हुआ है मैंने, देखो इसको मैंने प्रैक्टिकली विजुलाइज कराने की कोशिश करी हुई है कि मैं एग्जैक्टली क्या समझाना चाहता हूँ, ये लॉजिक क्या है एनर्जीज का, है ना। याद तो हो ही गया, लेकिन अगर मैं एक बार तुम्हें विजुलाइज कराने की कोशिश करूँ तो देखो होता क्या है बच्चा, इतने डिस्टेंस पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अभी 4s की जगह अगर मैं सिंपल चलता हूं, मैं 1s 2s 2p की बात नहीं कर रहा, क्योंकि तो सेम सीक्वेंस में 1s 2s 1 वाला जो s है वो क्या है, स्फेरिकल शेप, इतने में इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, समझ रहे हो ना, ये गोल घूम रहा है पूरे में ऐसे करके न्यूक्लियस के आसपास। इसके बाद है 2s, बीच में क्या आ गया, नॉड, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो एक 3d स्पेस। अब बाहर की तरफ एक ऐसे ऐसे लेयर घूम रही है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की चांसेस है ना, समझ रहे हो। 2s के बाद आ गया 2p, 2p के अंदर अब देखो 2s के बाद जो 2p है वो थोड़ा सा बाहर गया, जबकि होने तो सेम लेवल पे चाहिए थे, क्योंकि जो 2 है वो न्यूक्लियस से रेडियस बताता है। अगर न्यूक्लियस से रेडियस बताते तो 2s और 2p अलग अलग क्यों होंगे, होना नहीं चाहिए था। सोच के देखो ना, 2 जो है वो न्यूक्लियस रेडियस बता रहे, तो 2s और 2p का अलग एनर्जी लेवल क्यों, क्योंकि जो s शेप्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जो s शेप्ड ऑर्बिटल है, उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन मिनिमम एरिया एक्वायर करते हैं, और s ऑर्बिटल का एक कैपेबिलिटी होती है कि वो मैक्सिमम स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट देता है। स्क्रीनिंग और शील्डिंग का मतलब, जैसे अगर जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा न्यूक्लियर का चार्ज है, न्यूक्लियस हूँ मैं, तो मेरे आसपास अगर s ऑर्बिटल बच्चा बैठ गया तो वो मेरे एनर्जी को सारे को खा जाएगा। वो क्या कोशिश करेगा, मेरे से ही बात करो, मेरे ही डाउट लो, मुझसे ही समझते रहो, मुझे ही समझाते रहो, औरों को कम मौका मिलने देगा। तो उस चक्कर में वो मेरे साथ क्लोज ज्यादा बैठेगा, ठीक है। सेम लेवल है उसका भी, सेम उसी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, लेकिन वो थोड़ा क्लोज रहेगा। लेकिन जो 2p वाला वो नॉर्मल बच्चा, चल थोड़ा खुद पढ़ेगा, थोड़ा औरों को पढ़ने देगा, तो वो थोड़ा दूर जाके बैठेगा, वो सेकंड बेंचेस होते हैं जैसे। समझ में आ रही है बात। तो उस वजह से जो s ऑर्बिटल वो हमेशा क्लोज पैकिंग में रहता है, p वाला थोड़ा सा दूर रह जाता है, तो p वाले का एनर्जी s से थोड़ा बढ़ गया। अब p के बाद क्या आता है, 3s फिर स्फेरिकल है, थोड़ा सा क्लोज आने की कोशिश करेगा, 2s 2p के बिल्कुल क्लोज, 3s के बाद 3p। अब d वाला तो बिल्कुल ही बाहर चला जाता है। अब d वाला बाहर जाता है, लेकिन जो 4s है वो तो स्फेरिकल है, वो फिर अंदर आने की कोशिश करेगा, उस अंदर क्लोज आने की कोशिश में वो d से पहले आ जाता है, स्फेरिकल शेप्ड होने के कारण। यहां अगर देखो तो मैंने कोशिश करी हुई है थोड़ा सा कुछ ऐसे बनाने की, इसके अंदर तुम अगर जो देखोगे, ये मैंने 3D क्या बनाया हो, ये पर्पल वाली लाइन दिख रहे हैं, d वाले, ये पर्पल वाली लाइन
इस 4s से बाहर निकल रखी है। मतलब पर्पल वाले जो ये हैं इनकी एनर्जी 4s के कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा है। अगर एनर्जी थोड़ी ज्यादा है तो जिसमें एनर्जी कम होती है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा, तो वो n+l इस चीज को समझाता है। डन है। अब हम एक काम करते हैं, इसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक बार और पढ़ते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेम हमने जो पढ़ा था, बस इसके डेफिनेशन का तरीका लिख दिया है, बदल दिया मैंने। क्या बदल दिया देखो, n orbital can accommodate maximum of 2 electrons, पता है हमें ऑलरेडी, and these must have opposite spins. These must have opposite spin. पहले क्या बोला था पॉलीज एक्सक्लूजन ने, that no 2 electrons in an orbital can have all the same 4 quantum numbers. उसी के लिए मैंने क्या बोला था, उल्टी स्पिन बना दो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। उसी को भी इसने सीधा लिख दिया यहाँ पे कि no 2 electrons in an orbit can have same spin, इसीलिए ऑपोजिट स्पिन बना के हम उसको लिख देते हैं। किसी को परेशानी? डन है बच्चा। फिर आता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देखो, सबसे पहले कैसे याद रखना है, पॉलीज एक्सक्लूजन याद हो गया। नेक्स्ट कौन सा आता है, आवो प्रिंसिपल। आवो प्रिंसिपल ने क्या कहा था, डिक्रीजिंग से, मतलब सबसे लोवेस्ट एनर्जी से लेके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। डन है। पॉलीज एक्सक्लूजन ने बताया ऑपोजिट स्पिन्स, आवो ने बताया सबसे पहले लोअर एनर्जी से शुरू होते हुए ऊपर ऊपर जाना है, और फिर लास्ट हमारे पास ये आता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इन्होंने बताया था कि एक ऑर्बिटल के अंदर 1s है, जैसे s के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर दिए, पहले एक भरा फिर दूसरा। p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3, तो p के अंदर 3 अगर ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें पहले हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा, ऑल दी ऑर्बिटल्स आर फर्स्ट सिंगली फिल्ड। देखो जरा, Hund's rule of maximum multiplicity, according to this rule electron pairing will not take place in orbitals of same energy or same subshell until each orbital is singly filled. जब तक सेम ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए, कोई बात नहीं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए तब तक हम पेयरिंग नहीं कर सकते। समझ में आई ये बात? जैसे मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, मान लो हमारे पास ये किसका है, ऑक्सीजन का ही लगा लो। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चे, साथ साथ में करेंगे अभी, क्योंकि अब आ गया है तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। कहां से शुरू करेंगे, सबसे पहले 1s से। 1s कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। इसके साथ साथ में ऑर्बिटल बनाते चलेंगे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज बना। 1s के बाद क्या आएगा बेटा, 2s। 2s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, तो 2s2। यहां तक परफेक्ट है। कितने इलेक्ट्रॉन्स भर गए तुम्हारे, 4 हो गए। अब 2s के बाद क्या आएगा, 2p, और 2p के अंदर कितने आएंगे, अब कितने आ सकते हैं, 6। हमारे पास 6 बचे हैं, कितने बच गए, 4 बच गए, टोटल 8 थे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। 8 का मतलब क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सुजल सुनो ना, फिर अभी तो सब टॉपिक खत्म नहीं हुआ, वही तो समझा रहा हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स में से पहले ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरे ऑर्बिटल में फिर 2 आ गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4। बचे कितने, 8 में से 4 गए, 4 बच गए। पी में कितने आ सकते हैं, 6। जब हमारे पास बचे ही 4 हैं तो कितने फिल करेंगे, 4 ही फिल करेंगे जो बचे हुए हैं। अब मैं उन 4 को फिल कैसे कर सकता हूं, यहां पर कितना बचा, 2p4 आया, बट अब इन 4 को मैं किस तरीके से फिल कर सकता हूं इन 3 ऑर्बिटल्स में। देखो ये 3 ऑर्बिटल हैं, 2px 2py और 2pz। तो इसके अंदर कैसे भरें, देखो पहले देखना, मैं गलत बता रहा हूं क्या क्या रहेगा। अगर किसी बच्चे ने 1 2 3 4 ऐसे किया तो ये क्या हो गया, गलत। क्यों, क्योंकि पहले क्या करना पड़ेगा, पहले सबको सिंगले फिल्ड करो। 4 कैसे भरेंगे, 1 2 3, और अब पेयरिंग शुरू होगी यहां से। बात समझ में आई है? पहले क्या करेंगे, पहले हर किसी में एक एक भर दो, जब बच गया कोई तो फिर पहले वाले से वापस से पेयरिंग शुरू करेंगे। समझ में आई है ये बात? किसी को दिक्कत तो गलत हो जाएगा, तो मैडम जी मार्क्स कट जाएंगे, सिंपल बात है। और अगर किसी भले इंसान ने ऐसा किया कि 1 2 3 और 4 में, मतलब अगर किसी ने ऐसे भी भर दिया तो भी गलत है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गलत हो जाएगा। समझ में आई है? तो किसी इनकी स्पिन, हाँ ऐसे सीधा ही रखना, वैसे कैसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे ही रखना, सीधा रखना। समझ में आई है ये बात? किसी को दिक्कत? ऐसा हो सकता है कैसा, बीच में ये जो है 2p में जो है वो उल्टा हो, कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा, ये लो, लेकिन मत करो ना ऐसे,
क्यों पंगे लेने, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखते हैं, दिखने में अच्छा लग रहा है। जितना सिमेट्रिकल होगा उतना स्टेबल ज्यादा होता है बेटा, जितनी चीजें सिमेट्रिकल होती हैं उतनी स्टेबल ज्यादा होती हैं। हमें और हम नहीं, ये नेचर का रूल है, विधि का विधान है, हर कोई मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहता है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब रहेगी, जितनी सिमेट्रिकल रहेगी। उसी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट के चक्कर में ही सारा कुछ हो रहा है। समझ में आई ये बात? डन है, कोई परेशानी? अब ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं बेटा, ये दिख रही हैं, ये मैंने कहां तक लिखी हुई है, 30 तक लिखी हुई है, सिर्फ जिंक तक। सबको एटॉमिक नंबर आते हैं? फटाफट से एक बार 30 तक के एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालो, शुरू करो, शाबाश। मैं दिखा नहीं रहा हूं, 30 तक एटॉमिक नंबर आते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके। जिस जिसको नहीं आते हैं पहली बात तो याद कर लो भाई, उसके बिना गुजारा ही नहीं होना, 30 तक तो मिनिमम होनी चाहिए। क्या? हाँ ऑब्वियसली, वरना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख रहे हो? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो फटाफट से, ठीक है? क्या कर रहे हैं? हाँ जी, नहीं ये डब्बे नहीं बनाने, ये बेसिकली ऑर्बिटल्स नहीं बनाने, सिर्फ क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। करो शुरू। सबने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, सबने पहलवानी दिखा दी, सबने मेहनत कर दी, बहुत बढ़िया। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। बस इतनी अचीवमेंट नहीं हुई थी अभी, अभी उस अचीवमेंट को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। मेरी बात सुनो, सबने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी है बेटा, एक बार देखते चलते हैं। मेरी बात सुनो, हाइड्रोजन की 1s1 परफेक्ट है, हीलियम की 1s2 है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे? 2। हीलियम के पास 2 हैं, नोबल गैस आ गई, हुई कि नहीं? नोबल गैस क्या होती है? जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने हो तो वो नोबल है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम। उसके बाद लिथियम क्या है बेटा? 1s2 2s1। अब एक बात बताओ, मैं इसको इतनी मेहनत करने की वजह ऐसे लिख लूं? कोई पंगा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली 1s2 हीलियम को ही रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं? मैं लिख सकता हूं ना ऐसे भी, मुझे पता है हीलियम ऐसे रिप्रेजेंट किया करेगा, तो ऐसे लिख सकता हूं। चलो ये तो छोटा सा, ये तुम कहोगे कि 1s2 के साथ ही 1s2 लिख लो, He में कितना ही फर्क है। आगे चलते हैं। अभी ये बताओ, लिथियम तक ठीक है बेटा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, यहां तक सबका आ गया होगा, सबने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम लिखी, अपना अपना क्रॉस चेक करो। अब नीचे आ गया नियॉन। नियॉन में देखो, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6, 2p6 फिर फुली फिल्ड आ गया। फुली फिल्ड आ गया मतलब ये क्या है? नोबल गैस है ना। पी के अंदर 6 हो सकते हैं, इसके पास 6 हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, नोबल गैस आ गई। हाँ जी बच्चा, ये 1s2 2s2 ये फुली फिल्ड क्यों नहीं है? क्योंकि 2s में सिर्फ 2s नहीं होता, 2s भी होता है और 2p भी होता है। p वाला तो खाली पड़ा है इसका, है ना। 2s के अंदर सिर्फ s थोड़ी ना होता है, 2s और 2p दोनों होते हैं, 2p नहीं है इसके अंदर, तो 2p नहीं है तो मतलब वो नोबल गैस नहीं है। समझ में आई ये बात? 2p, हाँ, और 2p होता और फुली फिल्ड होता तो वो नियॉन बन जाता, नियॉन होता तो स्टेबल होता वो। समझ में आई है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो सोडियम, अब सोडियम को तुमने लिखा होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब एक बात देखो बेटा, इधर ध्यान दो सारे, यहां तक 1s2 2s2 2p6 ये तो सेम एज इट इज नियॉन है, तुम इसको Ne 3s1 लिख दो तो क्या दिक्कत है? मतलब मैं 1s2 2s2 2p6 वाले बार बार लिखने की बजाय उसकी जगह नियॉन लिख देता हूं नोबल गैस को रेफरेंस मान के, और 3s1 नियॉन 3s2 नियॉन 3s2 3p1 लिख सकता हूं कि नहीं ऐसे? डन है। तो एक तो तुमने ऐसे लिखी होगी, उसको इस फॉर्मेट में लिखना सीख सकते हो। सुजल भाई सब ध्यान दो, इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना आराम से, है ना। जहां तक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वहां तक नोबल गैस का नाम लिख के, हाँ सिर्फ नोबल गैस, क्योंकि वो फुली फिल्ड है, बाकी फुली फिल्ड नहीं है। डन है, चल गया यहां तक नियॉन तक। अब नियॉन के बाद अगला कौन सा आ रहा है बच्चे हमारे पास? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है ना, यही हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, यही नोबल गैसेस हैं। तो आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फुली फिल्ड, 18 कंप्लीट। अब 18 के बाद जो आएगा 19वां, मैं उसे Ar4s1 लिख सकता हूं, Ar4s2 लिख सकता हूं, स्कैंडियम भी ठीक है, टाइटेनियम भी ठीक है, वेनेडियम भी ठीक है। अब एक बार क्रोमियम पे ध्यान दो, क्रोमियम पे एटॉमिक नंबर देखना, ठीक है। हाँ जी, क्रोमियम का देखना जरा, सबने यही लिखा है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, क्या सबने 4s2 3d4 लिखा है? गलत है ये। अब ये तुमने गलत लिखा नहीं है, यहां पर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है,
जहां पर क्रोमियम है उस पर स्टार बनाओ और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? 4s1 3d5। अब मैं इसका रीजन बताता हूं। बेटा तुमने 4s2 3d4 लिखा है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। 24 को क्या लिखोगे? आर्गन तक तो पूरा 18 का आ गया, 18 के बाद 2 3s2, फिर उसके बाद 2 आ गए तो 20, अगले 4 किस में है? डी में, 3d4। ऐसा ही होना चाहिए, 4s2 3d4, ऐसे ही लिखा है ना। लेकिन ये गलत क्यों है? क्योंकि एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 है। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐसा क्यों? ये इसीलिए होता है क्योंकि अब हम इस डब्बे पे ध्यान देंगे। ये डन है। देखो तुम जब लिख रहे थे तुमने क्या लिखा है बेटा? तुम्हारे हिसाब से 4s2 3d4 होना चाहिए। मतलब s के अंदर क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स और d के अंदर कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या ये सिमेट्रिकल है? ये सुंदर है, ये सुंदर है। नीचे वाला क्यों? क्योंकि नीचे वाला सिमेट्रिकल ज्यादा है। सिमेट्री ही स्टेबिलिटी को बनाती है। मैंने क्या बोला था? जितना सिमेट्रिकल रहेगा उतना स्टेबल रहेगा। नहीं, फर्क है। अभी मेरी बात समझो ना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन एक्वायर कर रहा है? जो फुली फिल्ड है। तो वो क्यों स्टेबल है? क्योंकि वो मोस्ट सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब एक एटम नोबल गैस जैसा बनना चाहता है इसलिए रिएक्ट करता है, लेकिन नोबल गैस जैसा ही क्यों? अगर वो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे तो भी तो स्टेबल हो सकता है। तो जस्ट टू गेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल जंप्स टू 3d ऑर्बिटल। s वाला जंप मार के 3d में चला जाता है और ये एक्सेप्शनल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। ये स्टार बना के लिख लो क्रोमियम के आगे। वो क्या करता है? आर्गन 4s1 3d5। और इसका रीजन क्या है? जस्ट टू एक्वायर सिमेट्रिकल एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर एंड क्रोमियम। अब मैंने कॉपर भी बोला था, याद है? 29 वाला स्पेशली बोला था। तो क्रोमियम एंड कॉपर बोथ एक्वायर क्या करेंगे? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार लिख लिया? अब मैं बताता हूं। ये ठीक है? क्रोमियम का समझ में आ गया। अब एक बार कॉपर पे चलते हैं। यहां देखो, अब जब कॉपर पे लिखोगे तो कॉपर पे तुमने क्या लिखा होगा? 4s2 3d9 है ना? तुमने क्या लिखा है? 4s2 3d9। अब s वाला अगर कूद के d वाले में चला जाता है तो d वाला क्या हो गया बच्चा? फुली फिल्ड हो गया और s वाला हाफ फिल्ड बन गया। तो स्टेबल हो गया कि नहीं? तो ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए क्रोमियम और कॉपर याद रखेंगे। सुजल, दक्ष, याद रखोगे ये कौन कौन से हैं? क्रोमियम और कॉपर। ये स्टेबल पूरे पीरियोडिक टेबल में फिलहाल 30 तक में ये हैं। उसके अलावा 1-2 और हैं, वो आगे आगे पता चलेगा। ठीक है? स्क्वायर नहीं बेटा, नहीं 4s2 नहीं है। वो क्या आएगा? 4s1 3d10। क्योंकि s वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके d वाले में आ गया तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना, हाफ फिल्ड पे पहुंच गया। समझ में आई है ये? तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल है। इसको समझो एक बारी फटाफट से, फिर टॉपिक वाइंड अप करेंगे अपना। ये देखो, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। ये समझ में आ गया बच्चे? याद रखने के लिए जो मैंने अभी बोला था क्या है? एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, stability on the basis of symmetrical distribution of electrons, the completely or half filled subshell because of the symmetrical distribution of electrons in them are more stable. In the same subshell, hence 3d, the energy of electrons is equal but their spatial distribution is different. As a result, the shielding effect is less and the electrons are more strongly held by the nucleus. Main इसके अंदर क्या याद रखो? तो याद रखने वाला पार्ट है कि जितना सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन उतनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एंड टू एक्वायर दैट स्टेबल और सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन न्यू फॉर्मेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवीजन अकर्स। बेसिकली इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4s to 3d सबशेल। डन है? और वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो 3 और एक एक्सचेंज एनर्जी, the half filled and completely filled electronic configuration are also stable due to high exchange energy of stabilization। ये याद रखना है पॉइंट।
हाई स्टेबल, ये क्या है, हाई एक्सचेंज एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन। द एक्सचेंज मींस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर इन द सेम स्ट्रक्चर। तो ये ज्यादा होगा तो वो स्टेबल ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चा? ये आंसर आएगा पेपर में, पूछा जाएगा पक्का, रीजन पूछा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है और हमारे पास ये एक असाइनमेंट ओपन हो जाती है और साथ में फिर असाइनमेंट के साथ एनसीईआरटी की फाइल और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हम करेंगे वो रहेंगे। ठीक है, चलो।